everyone. So we are recording. Yes, good. Today we'll be discussing. आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर्स के बारे में. अखबार कैसे पढ़ते हैं. आपको थ्रू वेरियस न्यूज़पेपर्स और थ्रू वेरियस एजुकेटर्स आपको ये बताया जा रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. बाय नाउ यू मस्ट हैव गॉट अ नैक ऑफ द थिंग्स कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए. हम आज आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे अखबार से रिलेटेड. हमारी जो अपनी समझ है, जो हमने अपने दौरान पढ़ाई की है और जो हम आज भी फॉलो करते हैं अखबार में, वो हम आपको बताएंगे कि हम क्या करते हैं. तो कुछ भी पढ़ाई करने से पहले दोस्त, कुछ भी पढ़ाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं. सिंस वी आर स्टडिंग फॉर बीपीएससी का एग्जाम, सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ बीपीएससी. सिलेबस जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है कि आप जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मोटा मोटी बात वो लिख देते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो सिलेबस आपको बताता है किस एक्सटेंट तक पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं. ठीक ना. मतलब ये आपको कहता है ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें. बट आपको रेस्ट्रिक्ट कौन करता है? आपको रेस्ट्रिक्ट करता है वो पढ़ने से पीवाईक्यूज. पीवाईक्यूज कहता है नहीं, पॉलिटी में ये थीम्स इंपॉर्टेंट हैं, इस थीम से क्वेश्चन आए हैं. साइंस में ये थीम इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हैं. तो मैं अपने आप को यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ. अब लेट्स से जैसे साइंस में अगर वो सिलेबस में कह देता है कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इन रीसेंट टाइम्स, तो साइंटिफिक डेवलपमेंट इन रीसेंट टाइम्स इज़ अ वेरी वेग टर्म. बहुत वेग है, बहुत वास्ट है और बहुत ही ओपन एंडेड टर्म है. तो उसमें तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं. कल को कार्टी सेल थियोरी आया, वो भी आप पढ़ लेंगे. कल को कोई नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, ब्रीदिंग बैटरी डेवलप हुआ, कुछ भी ऐसा डेवलप हुआ, एआई डेवलप हुआ, चैट जीपीटी आ गया, मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में सिफरा दिखा दिया है, वो आ गया. इस तरह की भी चीज़ें आ गई तो आप वो भी पढ़ लोगे. आपको लगेगा मूवी में भी एआई से रिलेटेड है, पिक्चर भी देख लेते हैं. लेकिन आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कैसे करोगे? यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे. आप देखोगे नहीं, सिफरा उफरा के बारे में इतना कभी नहीं पूछा है. एआई पे ब्रॉडली वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एआई और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर, लेट्स से इस तरह की बात कर रहा है. या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एआई इन बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, इस तरह की बात कर रहा है. तो हम उसी लाइंस पे पढ़ेंगे. हम बहुत ज़्यादा अपने आप को डेविएट नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा हमको पीएचडी या रिसर्च नहीं करना है. हमको हमारा एम हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हमारा एम क्या है. हमारा ये एम, ये परीक्षा क्लियर करना है. हमारा एम ये नहीं है कि जो बीपीएससी का जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस है, उस पर हम पीएचडी कर लें. हो सकता है कि जो पीवाईक्यू आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से आपके एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जिनके आप बहुत सुंदर आंसर ना लिख पाएँ. एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जिन पे आपको समझ आपकी उतनी अच्छी ना हो, या टू दैट एक्सटेंट एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएं जिन पे आपने सुना ही नहीं है उन चीज़ों को. बट हैविंग सेड दैट, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी जो इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि बाकी एरियाज़ में आपके एफर्ट कम लग रहे हैं और आउटपुट आपको ज़्यादा मिल रहा है. परीक्षा पास करना है, परीक्षा में 100 नंबर लाना नहीं है. तो इसलिए मैं कहता हूँ पीवाईक्यू के थीम्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए. अगर पीवाईक्यू के थीम्स ही इंपॉर्टेंट हैं इतने और वही आपको नहीं जानकारी है, तो फिर आप अपने आप को रोकेंगे नहीं. जब हम अखबार पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पे जजमेंट दे रहा है. हमको पता है इंडियन जुडिशरी इंपॉर्टेंट है और हमको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दे रहा है तो हमको पढ़ना चाहिए. हम अपने आप इंटाइस हो जाते हैं वो चीज़ पढ़ने के लिए. लेकिन क्या वो पीवाईक्यू के थीम से रेलेवेंट है क्या? अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट दे रहा हो, हाई कोर्ट दे रहा हो, बिहार कटिहार का कोर्ट दे रहा हो, दैट डज नॉट मैटर एट ऑल. नहीं पढ़ना है हमको. सुप्रीम कोर्ट ने शादी के ऊपर कोई जजमेंट दे दिया, डिवोर्स के ऊपर, कौन डिवोर्स ले सकता है नहीं ले सकता है, ठीक है, तो नहीं इंपॉर्टेंट है. अगर पीवाईक्यू में उस डेप्थ तक नहीं सवाल पूछा गया है तो हम वो भी नहीं पढ़ेंगे. जस्ट हम हेडलाइन पढ़ के छोड़ देंगे. ठीक है. अब लोग पॉलिटी के थीम्स हैं. मैंने कुछ थीम्स ले रखे हैं. सारे थीम्स मैंने नहीं लिए हैं यार. हमने अपनी ये GS2 वाली किताब से लिया है. ये GS2 की हमारी एक बुक है, उससे हमने ये थीम्स उठाए हैं. उसमें कहता है एक थीम है प्रीएम्बल का और प्रीएम्बल के ऊपर इतने सवाल दे रखे हैं. अब जब भी अखबार में प्रीएम्बल पे आर्टिकल आएगा, आई विल रीड दैट. अब जब भी अखबार में प्रीएम्बल पे सुप्रीम कोर्ट की कोई बात आएगी, आई विल रीड दैट. सिमिलरली DPSP के बारे में बोल रखा है. सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज. सिमिलरली जुडिशरी के ऊपर और हम डिटेल में जाएंगे तो कहेगा था
डिजायर फॉर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब, इस तरह की बातें कर रहा है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बातें कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू की बातें कर रहा है। जब आप स्कीम्स एंड पॉलिसीज में देखेंगे, आप देखेंगे जीविका पे पूछा है, नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स पे पूछा है। जब आप एग्रीकल्चर में देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो कहता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इस तरह की बातें करता है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन स्टैग्नेंट क्यों हो गया है बिहार में, इस तरह की बातें करता है। ये सारे थीम्स हैं, एग्रीकल्चर उसका एक थीम है। तो जब भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई आर्टिकल होगा तो मेरा दिमाग चौकन्ना हो जाना चाहिए, मेरी आंखें खुल जानी चाहिए कि हमें इसको तो पढ़ना ही है। सिमिलरली इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे वो चर्चा कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे वो चर्चा करता है, पॉवर्टी पे वो चर्चा करता है, स्किल डेवलपमेंट पे करता है, एनवायरनमेंट पे करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करता है। साइंस एंड टेक में वो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करता है, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करता है, बायोटेक्नोलॉजी की बात करता है। ये मैंने कुछ ब्रॉड थीम्स लिए हैं जो कि आज के न्यूज़पेपर में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन थीम्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, और भी है, हाँ ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इस तरह की चीज़ें, वाटर मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ों पे वो चर्चा कर रहा है। तो इन चीज़ों पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये रहा आज का अखबार, हमने चीज़ें ली हैं पढ़। सबसे पहले आ रहा है भारत रत्न दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव को, चरण सिंह को और एम एस स्वामीनाथन को। इसमें मेरी जो अपनी समझ है या मेरा जो दिमाग है वो कहता है कि हम एम.एस. स्वामीनाथन के ऊपर फोकस करेंगे, पीवी नरसिम्हा राव और चरण सिंह को हम पासिंग रिमार्क्स में पढ़ते जाएंगे। हमको बहुत ज़्यादा कुछ उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपको भी पता है, हमको बताइए क्या क्या चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, क्या क्या चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव पे सवाल आएगा भी तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, विच वी विल इवेंचुअली कवर। क्योंकि ये जो न्यूज़ है दोस्त, पीवी नरसिम्हा राव और चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन, ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन अभी होगा। आपको अभी से लेके अगले 7-8 दिन तक इन तीनों इंसानों पे भर भर के आर्टिकल मिलेंगे। क्या आपको रोज़ वो आर्टिकल पढ़ना है? नहीं। अभी हम देखेंगे कैसे। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिल जीत लिया क्या जीत लिया, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है दोस्त। Yes, on the first page, the important news for us is this one. Meet HAPS, India's very own UAV that can fly 20 किलोमीटर high and float for months. HAPS क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो। HAPS का फुल फॉर्म होता है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। वाई इज दिस कॉल्ड सूडो सैटेलाइट? हाई ऑल्टीट्यूड तो समझ में आ गया, आसमान में हाई एल्टीट्यूड पे चला जा रहा है। सूडो क्यों है? सूडो इसलिए है क्योंकि इसको लॉन्च करने के लिए कोई लॉन्चिंग व्हीकल की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम सैटेलाइट्स पढ़ते हैं तो उसमें PSLV, GSLV Mark 1, Mark 3, PSLV XL, इस तरह के लॉन्च व्हीकल्स की आवश्यकता होती है। इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये भी दोस्त न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, इसलिए मैं आपको बता, बट इसका आप यूज़ करेंगे साइंस एंड टेक में, इसका आप यूज़ करेंगे सिक्योरिटी में। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट अस गो थ्रू इट। ये कहता है कि हमने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने बैंगलोर में एक सोलर पावर्ड सूडो सैटेलाइट बनाया है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सोलर पावर्ड। तो जब हम इसको कहाँ घुसा सकते हैं? इसको हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी में भी घुसा सकते हैं, उसके यूसेज में। इसको हम साइंस एंड टेक में भी घुसा सकते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है तो इसको हम कहाँ और डाल सकते हैं दोस्त? इसको हम सिक्योरिटी में भी डाल सकते हैं कि ये सर्वेलेंस करेगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये क्या है, क्या करेगा ये? सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इंडिया सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज इन बॉर्डर एरियाज। ठीक है, यहाँ पे इन 3 जगहों पे आप HAPS का इस्तेमाल कर सकते हैं। HAPS क्या हो गया? हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। ठीक है, अब इसके बारे में बस, दिस इज ऑल विच यू शुड रीड एज ऑफ नाउ। आज के दिन में आपको सिर्फ यही पढ़ना है। ग्रेजुअली अभी इसका सिर्फ प्रोटोटाइप डेवलप हुआ है, इसमें और भी विद इन अ मंथ और सो और भी डेवलपमेंट्स होने हैं। आपको उस पर बहुत ज़्यादा फोकस अभी नहीं करना है, लेकिन आज के बाद से जब भी HAPS आएगा, जस्ट रीड इट, गो थ्रू इट। और अगर नहीं भी जाते हो तो इसको अपने नोट्स में बना लो। यहाँ से आपको पता चल चुका है कि आप कौन कौन से थीम में इसको इंसर्ट कर सकते हो, कौन कौन से थीम्स हैं जहाँ पे आपको ये टॉपिक चिपकाना है अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। ठीक है, हैविंग सेड दैट, यहाँ पे इन्होंने बहुत डिटेल में दे रखा होगा, मुझे लगता है, लेट मी या दिस वन।
यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। इसमें क्या क्या कह रहा है, HAPS इज स्टिल डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, फेयर इनफ, ठीक बात हो गई है। कहाँ से डेवलप किया है, कहाँ से फ्लाइट टेस्ट हुआ है, ये देख लो, कर्नाटका में हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, प्रीलिम्स में भी ये नहीं पूछेगा। इसमें अभी स्टेजेस हैं जो डेवलप होने बाकी हैं। सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, बस, ठीक है। और इसका यूज कहाँ कर सकते थे ये सब बता दिया। डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद इसकी जरूरत हमें पड़ रही है, इस तरह की कहानी है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमको इसमें देखना है। अगला टॉपिक क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। जिसको लीकर से प्यार हो वो देख लेना, आई डू नॉट हैव एनी केस। जिसको राबरी जी और इनसे हो, तेजस्वी भाई से, वो देख लीजिएगा ED और CBI की क्या कहानी चल रही है। BC, हाँ, सम्चुअस लंच हो रहा है, सम्चुअस लंच खा लीजिएगा आप लोग भी। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में देखते हैं कुछ काम की चीज़ है क्या। राजनीति, राष्ट्रनीति, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, ये पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और कुछ नहीं होना है। कैन प्रीएम्बल बी, देखो प्रीएम्बल आ गया दोस्त, इसको पढ़ना पड़ेगा। कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड विदाउट ऑल्टरिंग डेट, आस्क्स सुप्रीम कोर्ट। ये क्या कहानी है दोस्त, आपको पता है प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इस तरह की कहानी, लंबी चौड़ी कहानी है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक हियरिंग गई है, लेट अस सी व्हाट इज दिस। उसमें बताया गया है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के वाया जोड़े गए हैं। ये हमने पढ़ रखा है कि कुछ वर्ड्स, कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड, हम लोग पढ़ते हैं, यस, सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी अमेंडेड। तो उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ, हाउ मेनी टाइम्स द अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड, देयर इज ओनली वन टाइम बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, देयर हैज बीन फ्यू वर्ड्स व्हिच हैज बीन इंसर्टेड। उसमें से 2 वर्ड इन्होंने बताए, सोशलिस्ट और सेक्युलर। बट लोगों का कहना है कि जो ये इंसान हैं, जो जज हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं कि आपने इंसर्ट तो कर दिया, लेकिन अगर मैं पहली बार इस प्रीएम्बल को पढ़ रहा हूं तो मुझे तो लगेगा कि ये शब्द तो 26 नवंबर 1949 को ही है। इस डेट में तो आपने कोई चेंजेस ही नहीं किया है, जो डेट पहले था वही डेट अमेंडमेंट करने के बाद भी रहा है। तो इनकी क्वेरी यही है कि क्या ये ठीक बात है। Although the change came 27 years after the constitution was adopted by the Constituent Assembly, the preamble retained the date of November 26, 1949, जिसमें हम कहते हैं, in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. This came, क्वेरी कैसे आया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसने किया, क्या किया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कहानी ये है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने कुछ वर्ड्स इंसर्ट किए थे, इससे हमको ये भी पता चल गया कि प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं। लेकिन वो अमेंडमेंट करने के बाद भी हमने तारीख में उसके बदलाव नहीं की, जबकि जो नई तारीख जिसमें हमने अमेंडमेंट किया, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया था उसके 26-27 साल के बाद हमने उसमें अमेंडमेंट किया। और अभी भी जो पहली बार वो इंसान पढ़ेगा, अगर उसको नहीं बताया जाए कि द अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको लगेगा कि ये सारे शब्द जो हैं वो तो 26 नवंबर 1949 के समय ही लिखे गए होंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट the concern of that judge is. Raising the query, Justice Datta said he was not implying that preamble cannot be amended, but told Swamy and other counsel appearing in the matter that it must be considered at an academic level. उनका कहना है इसको academic level पे consider किया जाए कि क्या constitution which has a date mentioned can be changed without also altering the date. मतलब इनका कहना है कि इसको आप academic level पे consider कीजिए, इसको आप सिर्फ पार्लियामेंट लेवल पे कंसिडर मत कीजिए, इसको एकेडमिक लेवल पे कंसिडर करके बताइए कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है बिना उसकी तारीख को अमेंड किए हुए। ठीक है, फेयर इनफ। इसमें सिर्फ आपको हमको ये वाली बात पढ़नी थी। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो पढ़ सकते हैं ये वाला टॉपिक, जनरल स्टूडेंट हम और आप हमारे लिए नहीं। भारत रत्न की कहानी है। भारत रत्न में आपको पता है, हमको पता है, राव साहब को हम नहीं पढ़ेंगे, चरण सिंह जी को हम नहीं पढ़ेंगे,
थोड़ा बहुत जान लेंगे, क्योंकि अपने बिहार के होते तो कर्पूरी ठाकुर साहब रहते तो उनको हम पढ़ लेते। हमको इनको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है स्वामीनाथन है इसलिए पढ़ना है, नहीं, एग्रीकल्चर है हमको इसलिए पढ़ना है, क्योंकि हमने आपको थीम बताया था, एक एग्रीकल्चर थीम था। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये भाई साहब जो थे एम एस स्वामीनाथन, वो 1942 में जो फेमाइन हुआ था, बंगाल फेमाइन, उसको देख के इन्होंने, चूंकि वो मैन मेड फेमाइन था, उसको देख के इन्होंने अपना रुख बदल दिया। पहले मेडिकल साइंस पढ़ने की इनकी इच्छा थी, हाउएवर बाद में ये एग्रीकल्चर में पढ़ने चले गए। ये सारी कहानी वही कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था उसमें, ठीक है, ये सारी कहानी। इनका मेन कहानी क्या है? हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स पे इनका पकड़ थी। इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। फेयर इनफ, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लेटिंग यू नो, अच्छा इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। आपको ये जानना है, क्वेश्चन, होमवर्क और क्वेश्चन समझ लो आप इसको, कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, हाई यील्ड वैरायटी के ड्रॉबैक्स क्या हैं, या इस ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या ड्रॉबैक रहा है, क्या कोई ड्रॉबैक भी है इसका। जैसे एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि इनका जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो उसी एरियाज में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न यूपी या ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी, जहाँ पे और जहाँ के किसान ऑलरेडी बहुत ही प्रॉस्परस थे। इन्होंने उनकी प्रॉस्पेरिटी को और बढ़ाया, मतलब किसानों के बीच भी जो प्रॉस्परस किसान थे और जो गरीब किसान थे, इनके बीच की गैप को और बढ़ा दिया इनके ग्रीन रेवोल्यूशन ने। एक स्कूल ऑफ थॉट ब्लेम करता है इनको, ठीक है। इन्होंने देखना राइस और व्हीट पे रिसर्च किया था। तो ये चीज आपको पढ़नी है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, दिस इज व्हाट यू हैव टू रीड इन दिस न्यूज़पेपर फॉर द डे। अब देखो, मैं क्यों कह रहा हूं कि हमको स्वामीनाथन जी को पढ़ना है और बाकी दोनों को नहीं पढ़ना है। आप ये हेडिंग पढ़ लो। अभी उनकी डॉटर है, स्वामीनाथन जी की डॉटर है, वो कह रही है ही वुड हैव बीन हैप्पी बट ही डिडंट वर्क फॉर द अवार्ड, ठीक है। एक साइंटिस्ट की बेटी ये कह रही है। पॉलिटिशियन की बेटी देखो क्या कह रही है, लिटिल डिलेड, ही वाज इग्नोर्ड, ठीक है। तो दोनों के माइंडसेट में आपको यहीं से अंतर समझ में आ जाएगा कि एक एकेडमिशियन साइंटिस्ट, उनका माइंडसेट क्या होता है, और इनको रिकॉग्निशन मिल भी गया है, उसके बाद भी शी इज फीलिंग दैट द रिकॉग्निशन हैज बीन डिलेड, ही वाज इग्नोर्ड। कोई बात नहीं है। इस पे बहुत हमको बताना है तुमको कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा चल रही है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया है बिल। वाई शुड यू नॉट बी रीडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन अ रेगुलर बेसिस? क्योंकि अभी आपको पता है ये भी क्या है, न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। अभी आपको अगेन 10 से 15 दिन तक लगातार इन टॉपिक्स पे आपको न्यूज़ आर्टिकल मिलता रहेगा। क्या ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम रोज़ इस आर्टिकल को पढ़ें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को? नहीं। अगर बिहार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया होता तो हम रोज़ पढ़ते, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया होता तो भी हम रोज़ पढ़ सकते थे। ये उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसलिए हमको इसको रोज़ नहीं पढ़ना है। क्यों? हमको डे 1 पे पढ़ लेना है, या लास्ट डेट हमको किसी भी दिन, जब इसकी कहानी पूरी समअप हो जाएगी, किसी एक्सप्लेन पढ़ने में किसी दिन आएगा तो हम पढ़ लेंगे। अभी हमको इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि कुछ जो राइट विंगर्स होंगे या जो उनके मंत्री साहब होंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट में, या बीजेपी के मंत्री जो इनसे अपने आप को अलाइन करते होंगे, वो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बेनिफिट्स बताएंगे। कुछ रवीश कुमार जैसे हमारे जैसे आदमी होंगे, वो इसकी बुराई बताएंगे, ठीक है। जैसे ये लेडी हमारी जैसी हैं, कह रही है वेरी फ्लॉड कोड, ये ठीक बात नहीं है। इधर आप आओगे तो ये इसकी अच्छाई और बुराई बता रहा है। अगर आपको पढ़ना भी है तो ये वाला पढ़ लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। आप डे 1 पे पढ़ोगे आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे, मैं 10 दिन तक लगातार उस न्यूज़ को फॉलो करूंगा, मुझे 8 पॉइंट्स मिलेंगे। मेरे नोट्स में 8 पॉइंट होंगे, आपके नोट्स में 6 पॉइंट होंगे। लेकिन परीक्षा हॉल में जब हम जाएंगे तो हम भी 4-5 पॉइंट ही लिखेंगे, आप भी 4-5 पॉइंट ही लिखिएगा। तो ये जिम्मेदारी आप अपने ऊपर मत लो, ये बर्डन आप अपने ऊपर मत लो कि रोज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा हम रोज़ पढ़ेंगे। ये बर्डन आप टीचर के ऊपर रहने दो, टीचर पढ़ के आपको पढ़ा देगा। अगर आपके पास टीचर नहीं भी हैं, आपके पास गाइड नहीं भी हैं, तो भी आप एक दिन किसी दिन पढ़ लेना। इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। हम क्या करते हैं, यही न्यूज़ बार बार पढ़ने लगते हैं, बार बार पढ़ने लगते हैं, इसलिए हमको लगता है कि अखबार पढ़ने में हमको 1.5 से 2 घंटा लग गया। एकदम नहीं पढ़ना है इसको पढ़ के निकल जाओ। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको हमको आपको देखना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है हम बताएंगे। ये क्या कह रहा है, हमको इनेबलिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू
more easily access the cinema experience in a step in right direction. एक तो पर्सन विथ डिसएबिलिटी पे बात हो रही है, तो जो भी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, सो कॉल्ड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, वीकर इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, उनके ऊपर जब भी न्यूज़ आए, वीकर या इग्नोर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, उनके ऊपर जब भी न्यूज़ आए हमको पढ़ना है. इस न्यूज़ को जब आप पढ़ेंगे तो आपको दो चीज़ें बड़ी अच्छी लगेंगी. क्या अच्छी लगेंगी? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड इन पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फीचर फिल्म्स एंड सिनेमा थ्रेट्स टू थिएटर्स फॉर पर्सन विथ हियरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक गाइडलाइन बनाया है. क्या गाइडलाइन है? गाइडलाइन का टॉपिक है एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर फीचर फिल्म इन सिनेमा थिएटर. मतलब सिनेमा थिएटर में विजुअली इम्पेयर्ड या डिसेबल्ड लोगों को मूवी देखने का एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए उन्होंने गाइडलाइन बनाया है. ठीक बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. उन्होंने उस गाइडलाइंस को पब्लिक फोरम में डाला है, स्टेक होल्डर से कमेंट सीख किया है 15 फरवरी तक. इट मीन्स गाइडलाइंस को फाइनल करने से पहले लोगों का पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं. वो पीपल पार्टिसिपेशन दे आर सीकिंग कि जो स्टेक होल्डर हैं उनके कमेंट्स चाहिए हमको. जैसे ट्राई भी अपना रेगुलेटरी पेपर्स जब निकालता है, रिसर्च पेपर जब निकालता है, तो वो भी लोगों के स्टेक होल्डर्स के कमेंट्स सीख करता है. ये अच्छी बात है. ठीक है, पीपल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग. तो आप जो पवेड के लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. इससे क्या हो रहा है, इसको आप, इस टॉपिक को आप अपने ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो. जब भी आप वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करोगे तो आप उसमें एक ये बता सकते हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं. इसमें इन्होंने बताया है, डेटा दिया है, 75 मिलियन पीपल आर ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड. अब वो थिएटर कैसे देखेंगे? तो वो थिएटर देखेंगे, उनका कहना है कि जब भी CBFC के पास कोई भी सर्टिफिकेशन के लिए आएगा, कोई भी मूवी आएगी, तो उस मूवी को 2 वर्जन ऑफ द फिल्म को सर्टिफाई करना पड़ेगा. एक जिसमें बताया गया है कि वन विथ एसेसिबिलिटी फीचर्स इनेबल्ड एंड कॉल ऑन थिएटर्स टू शेड्यूल स्पेशल शोज फॉर PWDs एंड यूज ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स एंड मोबाइल ऐप्स. ठीक है, तो आप इस वाले आर्टिकल को पढ़ेंगे. इस वाले आर्टिकल का यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं? इस वाले का यूज़ आप ऐसे में कर सकते हैं. इस वाले का यूज़ आप सोसाइटी वाले जैसे टॉपिक्स में कर सकते हैं, जहाँ आप इनका अपने आंसर में डालेंगे. ठीक है, तो जो भी टॉपिक लिख रहे हो उसको बताओ कि कहाँ यूज़ करोगे. नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, पढ़ सकते हो, पढ़ लेना. अमूमन हम राम माधव जी के आर्टिकल्स पढ़ते नहीं हैं, बट ये बड़ा अच्छा आर्टिकल हमको लगा. इसका भी अच्छा क्यों लगा? हेडलाइन पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा. हमको तो हेडलाइन पढ़ के बिल्कुल मज़ा नहीं है. विद ग्लोबल पावर एक्सेस शिफ्टिंग इन द इंडियन पैसिफिक, इंडिया इज अज्यूमिंग अ प्रोमिनेंट रोल इन एड्रेसिंग मैरीटाइम कंसर्न्स. मैरीटाइम कंसर्न, ब्लू वाटर इकोनॉमी, वाटर इकोनॉमी, सिक्योरिटी, सब बताते हैं. इनका कहना है कि हिस्टोरिकली समुद्र जो था दैट वाज अ प्रोमिनेंट फोर्स. जैसे आप देखेंगे, ये बता रहे हैं, आप देखेंगे कि चोलाज, आंध्राज, पल्लवाज, इन लोगों ने समुद्र के ऊपर, मैरीटाइम के ऊपर इनकी पकड़ अच्छी थी. चटीज, नाना देजीज, ये लोग, इन लोगों ने क्या किया था, सिग्निफिकेंट स्ट्राइड बनाया था ओशन और ओशन फोर्स में, मैरीटाइम में, इन चीज़ों में. उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद आए यूरोपियंस. यूरोपियंस में कहते हैं पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, ये लोग आए. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स को उतना प्रोमिनेंस नहीं दिया, उतना उन्होंने इस पे काम नहीं किया. हाउएवर एक रॉयल इंडियन नेवी करके इन्होंने बनाया था, जो कि बहुत छोटा था इन नेचर, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो लोग फोर्स नहीं कर पाए. बट आफ्टर दैट आप देखेंगे कि जो पावर सेंटर है दैट हैज़ शिफ्टेड टू, यानी ये तो आपको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बता रहा है. पहले पैरा में ही इज टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर. बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी पहले 33% ऑफ द वर्ल्ड GDP था. ये सब कहानी कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको, बड़ा अच्छा, मुझे पसंद आया. यहाँ पे हिस्टोरिकल बात कर रहा है, यहाँ पे फिर आके मॉडर्न हिस्ट्री वाली बात कर रहा है. ये लोग आए तो दैट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि कहाँ से हमने वाटर इकोनॉमी को नेग्लेक्ट करना शुरू किया था. उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि अब इंडियन ओशन इज बिकमिंग द पावर सेंटर ऑफ दिस. जैसे अभी हमने 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस किया, कहाँ पे, पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, जो कि सिमिलर थॉट माइंडेड पीपल को टुगेदर लाने की
कोशिश है एक, ठीक है। तो दिस यू कैन रीड, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। इफ द सन डज नॉट शाइन, सोलर एनर्जी, alternate source of energy, ठीक है। आप इसको देखेंगे इकोनॉमी, तो इस तरह की चीजों पे आप इसको चिपका सकते हैं। ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है 2070 तक हमको नेट जीरो या ग्रीन गैस न्यूट्रल बनना है। उसके बाद जब मैंने इसको बहुत सुपरफिशियली पढ़ा इस आर्टिकल को, ये कह रहा है 500 गीगावाट तक करना है। अभी तक हमने 72 गीगावाट सोलर एनर्जी, 44 गीगावाट विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें कर ली हैं। समस्या क्या आ रही है, समस्या इनको आ रही है राउंड द क्लॉक। एक तो जो बच्चे पढ़ रखे हैं, जो मेंस में लेक्चर देख रखे हैं, उनको ये वाले टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जिन भी बच्चों ने मेंस का लेक्चर देख रखा है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को मत पढ़ना है, इसको टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी। आपको पता है कि सूरज कब तक मिलेगा, दिन में मिलेगा, रात में मिलेगा नहीं। रात में अगर हमको चाहिए तो हमको एनर्जी जो हम स्टोर किए हैं उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी और स्टोरेज की समस्या है। वे फॉरवर्ड इन द कमिंग डेज, वे फॉरवर्ड क्या है, अभी क्या है, अभी हमको ये करना पड़ेगा कि हमको फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्लस सोलर एनर्जी या रेन्यूएबल एनर्जी का मिश्रण लेके अभी हमको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, जब तक कि हम कंप्लीटली फेज आउट ना करते हैं फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को। आफ्टर 15 ईयर्स 20 ईयर्स व्हाट इज द आवर वे फॉरवर्ड, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन इन 15 साल 10 साल में ट्रांजिशन पीरियड में क्या हम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर रिलाई कर सकते हैं? नहीं, हमको फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी प्लस रिन्यूएबल एनर्जी का मिश्रण लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें ये बता रहा है कि PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हमको देना पड़ेगा, वायबिलिटी गैप फंड, इन सारे कीवर्ड्स को आप लिख सकते हैं अपने इसमें। राउंड द क्लॉक ग्रीन एनर्जी का अवेलेबिलिटी, स्टोरेज की समस्या, पीक डिमांड ज़्यादा हो तो स्टोरेज की समस्या, डिस्कॉम का डिस्कम्फर्ट, डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का डिस्कम्फर्ट, उनके ऊपर जो समस्या, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आपके आंसर में आने ही चाहिए। जब भी आप रिन्यूएबल एनर्जी पे चर्चा करें या सोलर एनर्जी पे चर्चा करें तो आपको बताना होगा कि समस्या क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कम्फर्ट में है, फेयर एनफ। राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी की समस्या है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, स्टोरेज की दिक्कत है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। स्टोरेज के लिए हमको बैटरीज चाहिए होंगे, बैटरीज के लिए हमको सिलिकॉन चाहिए होगा। सिलिकॉन हमको कहाँ से मिलेगा, सवाल है। सिलिकॉन या फिर चिप्स, सिलिकॉन या फिर चिप्स कहाँ से मिलेगा? USA के साथ हमारा अग्रीमेंट हुआ है या हम कुछ और भी कर रहे हैं ये पाने के लिए। भावनाओं में बह गए, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तुम लोग देखते नहीं हो, हम हो जाएंगे दुखी, इतना मेहनत से हम बता रहे हैं। अब सीधे आ जाते हैं इकोनॉमी वाले पे। लो, चिप कहाँ से मिलेगा, पढ़ लो इसको, ठीक है। अब देखना, सिलिकॉन चिप प्रोजेक्ट सेट टू गेट नॉट सून, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल। ये भी न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, लेकिन आप इसको बता सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप सेक्टर इन इंडिया। इसके लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन भी कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा इज देयर एनीथिंग व्हिच आई नीड टू टेल यू? ठीक है। पॉलीगैमी इन इंडिया मत पढ़ना, पहले बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सारी चीज़ें आ रही हैं उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड से। इसका हम अभी पढ़ के हम बहुत खुश हो जाएंगे कि हमने बहुत अच्छा अपना नोट्स बना लिया है दोस्त, लेकिन ट्रस्ट मी, जब मेंस का परीक्षा तुम दोगे, अपने नोट्स को कंसाइज रखना है, छोटा रखना है और रेलेवेंट टू आवर एग्जाम रखना है। अभी तुमको लग रहा होगा कि अमरीश सर बहुत बेवकूफ़ी भरा बात कर रहे हैं, कुछ पढ़ने तो बोल ही नहीं रहे न्यूज़पेपर में, लेकिन दोस्त ट्रस्ट मी, यही वाला चीज़ काम आएगा। हाँ, जिनको AI से प्यार है पढ़ लेना भाई, मूवी देखा ना, बताए हैं क्या करना है नहीं करना है। रेस्ट ऑल इज़ फाइन। आई डो नॉट थिंक कि आज के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है। अगेन हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है, कुछ काम टीचर के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपने क्लासेस ले रखी हैं तो सारा काम आपको खुद नहीं करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भी न्यूज़ इन ट्रांजिशन है जिस पे 50 आर्टिकल आ रहे हैं, लेट योर टीचर रीड दैट फॉर यू, यू डू नॉट हैव टू रीड दैट। न्यूज़पेपर आपका 30 से 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स तुमको और कंसाइज करना है दोस्त, तुमको बहुत ज़्यादा भागना नहीं है, ठीक है। तो 30 से 35 से 40 मिनट मैक्स, 1 घंटा दे रहे हो तो भाई पता नहीं कब पढ़ोगे।
क्योंकि तुमको सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, उसको नोट्स में भी तो लिखना है ना बाबू, ये भी तो काम तुम्ही को करना है। सो न्यूज़ इन ट्रांजिशन या जो लेस रेलिवेंट न्यूज़ हैं उसको आपको खुद से ही अपने नोट्स में डालना है, खुद से एक बार पढ़ना है। जो 30-40 आर्टिकल रोज़ रोज़ आ रहा है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी रोज़ आ रहा है, रोज़ आ रहा है, रोज़ आ रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी एक समय में रोज़ आते थे, रोज़ आते थे, रोज़ आते थे। अभी नरसिम्हा राव रोज़ आएंगे, रोज़ आएंगे। उनको आपको नहीं पढ़ना है। MS स्वामीनाथन आप पढ़ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह को आपको रोज़ नहीं पढ़ना है। एक दिन पढ़ लिया किसी दिन, जिस दिन आपको लगा कि आज लेस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं न्यूज़ में, मेरे पास टाइम है, तो चौधरी चरण सिंह को पढ़ लो उस दिन। ठीक है, बाकी वो सब काम अपने टीचर पे छोड़ दो, वो कर देगा। ठीक है, हैविंग सेड दिस, आज के लिए काफ़ी है। 30 मिनट का वीडियो बन चुका है। बाय फॉर द डे, टेक केयर, स्टडी वेल, मिलते हैं कभी।